आदर्शों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जीवन में आदर्श केवल किताबी बात नहीं रह जाने चाहिए, पर अधिकांशतः अधिकांशतः आदर्श हमारे लिए केवल किताबी बात भरे ही रह जाते हैं। और हम लोग आदर्शों पर जो टिका हुआ जीवन है, जो आदर्शों पर चलने वाला जीवन है, उससे गुरेज करते हैं। हम लोग आम बातों में ये कह देते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है, ये काम जो है व्यवहारिक नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हम अपनी सहूलियत के अनुसार या अपने फायदे के अनुसार, जो लोग भी मैं कहूँगा अज्ञानी हैं, जो इसके मोल को नहीं समझते, वो हमें ये समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि ये सब बातें तो कहने की होती हैं, करने की नहीं होती हैं। आप मतलब जो लोग इस रास्ते पर चलते भी हैं, उनको अपेक्षाकृत जो स्मार्ट लोग हैं, जो जब कल हम इस पर पिछले समय हम जब बात कर रहे थे, तो स्मार्ट लोग जो हैं वो हमें बाकी लोगों को ऐसा मानते हैं कि वो अधिक चतुर हैं और चालाक हैं, बाकी लोग समझदार नहीं हैं। पर ऐसे चतुर लोग, ऐसे चालाक लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि उनके जो इमीडिएट प्रॉफिट है, जो तुरंत लाभ की इच्छा है, उसका कितना दूरगामी परिणाम होता है, उसका कितना गहरा नुकसान हमें सभी को भुगतना होता है। तो ये सब बात हम जो है अपने आसपास भी होते हुए देखते हैं। हम जहां भी, कोई भी समाज, कोई भी देश जो वैल्यू ड्रिवन नहीं है, जहां पर मूल्य, जीवन मूल्य नहीं है, जहां जीवन मूल्य कमजोर हो रहे हैं, तब हम उसकी स्थिति को देखते हैं कि कैसे वो समाज, कैसे वो देश, कैसे वो लोग, कैसे वो परिवार कमजोर होते जाते हैं। और कैसे हम जो लोग मूल्यों पर चलते हैं, जो मूल्यों को मानते हैं, उन पर अगर सब लोग इकट्ठा होकर चलते हैं, तो कैसे वो अपने लिए फायदा, अपने लिए, सबके लिए एक सार्वजनिक हित इकट्ठा करते हैं। और उसको हमने पिछली दफा इवोल्यूशन के साथ समझने की भी कोशिश की थी कि हमारा जो विकास क्रम है, उसमें किस प्रकार इन सामाजिक मूल्य, जो जीवन मूल्य हैं, उनका महत्व है। और इन्हीं मूल्यों को समझाने का, इन्हीं जीवन मूल्यों को समझाने का काम तथागत ने हमारे लिए किया, तथागत ने हमें ये बताया। पर आज के समय में, और विशेष रूप से भारत जैसे देश में, जब हम देखते हैं कि आसपास जीवन मूल्य कम होते जा रहे हैं, जीवन मूल्यों में विश्वास कम होता जा रहा है, लोग अपने अपनी सुविधाओं के अनुसार जीवन मूल्यों को परिभाषित कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरह से हम इन आदर्शों को, इन जो तथागत का पंचशील का मार्ग है, जो शील का मार्ग है, उसको कैसे हम फॉलो करें, कैसे उस पर चलें, तो यही आज हमारी चर्चा का विषय है। और आप में से बहुतों ने, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से इस बात को रखा है। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस बात को समझ रहे हैं, इनके महत्व को समझ रहे हैं, और साथ साथ उन दुविधाओं को समझ रहे हैं। आज के समय में बहुत सी दुविधाएं हैं। जैसे हम अगर इन 5 जो हमारा जो शील का मार्ग है, उन 5 शील के मार्ग पर की बात करें, तो सबसे पहली बात हम कहते हैं कि हिंसा नहीं करना है, हिंसा ना करिए। ठीक है, तथागत ने हमें ये समझाया है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा नहीं करना, ये एक शब्द है, पर इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? तो तथागत ने हमें ये समझाने की कोशिश की है कि हम किसी को चोट ना पहुंचाए, हिंसा ना करना। अहिंसा, आज के समय में अगर अहिंसा की बात की जाए, तो लोगों ने इसका एक दूसरा ही, बिल्कुल ही दूसरा मतलब निकाल लिया है। अहिंसा का मतलब एक विशेष जानवर तक सीमित कर लिया गया है, केवल वेजिटेरियन हो जाना ही अहिंसक हो जाना हो गया है। जो लोग वेजिटेरियन है, वो अपने आप, अपने ऊपर एक लेबल लगा लिया है कि भाई हम वेजिटेरियन है, हम मांस नहीं खाते, इसलिए हम जो है अहिंसक है। तो ऐसा कतई नहीं है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है जिसमें ये माना जा सके। परंतु आज के समय में हमने इस
आदर्श को, इस जीवन मूल्य को बड़े ही मैं कहूँ विकृत तरीके से अपना लिया है। काफी लोगों ने इसकी समझ जिस तरह से समझ लिया है कि हम केवल वेजिटेरियन, हम मांस नहीं खाते हैं, बस ये तब ये पर्याप्त है। जबकि इसका मकसद ये नहीं है। इस आदर्श का, इस शील का मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिंसा ना करना। हिंसा ना करने का मतलब है चोट ना पहुंचाना, नुकसान ना करना। हम किसी को फिजिकली भी असॉल्ट करके नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हम किसी को शब्दों के जरिए से भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। कभी कभी शब्दों के द्वारा जो कही की पहुंचाई गई चोट होती है वो फिजिकल असॉल्ट से ज्यादा बुरी होती है, परंतु हम बहुत दफा इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हमारे शब्द किसी को कैसी चोट पहुंचा सकते हैं। तो हमें किसी को भी चोट पहुंचाने से परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। अगर इसी में हम पहले अगर मैं इसी सवाल पर टिका रहूं और यही बात करूं, ये कि चोट ना पहुंचाने की यदि हम बात करते हैं, तो चोट ना पहुंचाना या हिंसा ना करना, ये जो शील है, इस शील के कई सारे काउंटर आर्ग्यूमेंट आज के समय में हमें मिल सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा और सबसे प्रचलित जो वैज्ञानिक काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो है डार्विन की थ्योरी। डार्विन की थ्योरी में कहा गया कि थ्योरी ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो भी सबसे सक्षम होगा वही सरवाइव करेगा। और बहुत से लोगों ने इस थ्योरी के माध्यम से हिंसा को स्वीकार्य मान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो फिट होगा, जो सक्षम होगा, मतलब जो शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा, उसी को सरवाइव करने का अधिकार है और बाकी लोगों को सर्वाइवल का कोई अधिकार नहीं है, मतलब जीवित रहने का। जो ये थ्योरी, वैज्ञानिक थ्योरी था डार्विन ने दी, उसको इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया और इसका बड़ा भारी नुकसान भी हमें देखने को मिला। मतलब इसका इतना भारी नुकसान कि इस थ्योरी को कुछ देशों में कुछ लोगों ने इस तरह भी इंटरप्रेट किया कि हमारी नस्ल, मतलब इंसानों के भीतर भी कुछ लोग, जैसे हम जर्मनी की अगर बात करें, हिटलर की बात करें, तो उन लोगों ने उन्होंने इस बात को इस तरह से रखा कि हम सुपीरियर नस्ल हैं, जो जर्मन नस्ल है वो सुपीरियर है और बाकी सब नस्ल जो है इंसानों के भीतर की नस्ल वो सुपीरियर नहीं है और बाकियों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है या वो दोयम दर्जा रखने का उनको अधिकार है। हम क्योंकि फिटेस्ट हैं इसलिए हमें, और ये एक कारण था जिसने दुनिया को एक दूसरा विश्व युद्ध दिया और जिसका बहुत गंभीर परिणाम, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए और विभत्सता हमने इस विश्व युद्ध के कारण देखी। तो ये केवल इसका इंटरप्रिटेशन है जो कि बिल्कुल गलत है। डार्विन की थ्योरी निश्चित रूप से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करती है, परंतु ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एक व्यक्ति का सर्वाइवल नहीं है, किसी जीव का सर्वाइवल नहीं है, बल्कि एक प्रजाति के सर्वाइवल की बात है, एक स्पीशी के सर्वाइवल की बात है कि जो स्पीसी सरवाइव करने के लिए ज्यादा सक्षम होगी। और प्रजातियां आइसोलेशन में नहीं रहती, हम लोग अकेले अकेले नहीं रहते, हम सरवाइव करने के लिए अपने समूह पर निर्भर करते हैं। हम हमारा जो सर्वाइवल है, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसका तात्पर्य यही होता है कि हम एक सामूहिक प्राणी है, हम इंडिविजुअल प्राणी नहीं है। हो सकता है हम में से कोई बहुत सक्षम ताकतवर हो, परंतु उस सक्षमता के बावजूद वो सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर वो किसी जगह पर अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। हमें अपने जन्म से, जब हम पैदा होते हैं, अगर हमारी माता, हमारी फैमिली हमारा ध्यान ना रखे, तो हम में से कोई भी हमारा जो बचपन होता है वो पूरी तरीके से हमारी माता पर, अपने परिवार पर
निर्भर करता है। अगर वो परिवार और वो आपकी माता ध्यान ना रखें तो बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद ही खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो सर्वाइवल है वो अपने परिवार पर निर्भर करता है, परिवार के बाद समाज पर निर्भर करता है, क्योंकि बहुत कुछ हम अपने समाज से, अपनी जो सोसाइटी है उससे हासिल करते हैं, अपने आसपास के लोगों से हासिल करते हैं परिवार के बाद। पर उसके बाद हमारे देश पर और इस दुनिया पर हमारा जो ये पृथ्वी है, अर्थ है, इस पर हमारा सर्वाइवल निर्भर करता है। और इसीलिए हमें अपने इस सर्वाइवल की जो थ्योरी है इसको री इंटरप्रेट करना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ प्रश्न ये नहीं है, आप अगर किसी दूसरे के सर्वाइवल को प्रभावित कर रहे हैं तो आपका सर्वाइवल खुद से ही प्रभावित हो रहा है। यदि आप किसी को चोट पहुंचाकर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मुझे इससे लाभ हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इससे उल्टा आपको नुकसान होगा। अगर आपके घर के बाहर कोई जीव है, और मान लीजिए आपके घर के बाहर, जैसे आज के समय में अंतरराष्ट्रीय जगत में हम जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस बात को हम समझते हैं कि अगर हम अपने साथ जैसे हमने बहुत से, हम लोग सिविल सर्विसेज की जब तैयारी करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वन्य जीवों के सर्वाइवल के लिए भी हम काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमें इस बात का एहसास है कि यदि शेर खत्म हो जाएंगे, अगर आप शेर को खत्म कर देंगे तो क्या होगा, शेर जो है फूड साइकिल के भीतर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वो खत्म हो जाएगी। जब वो खत्म होगी तो फूड साइकिल डिस्टर्ब होगी, और जब फूड साइकिल डिस्टर्ब होगी तो हम सबका जो कलेक्टिव सर्वाइवल है वो प्रभावित होगा। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है इसकी अंडरस्टैंडिंग, या ये कहे कि जो लोगों ने अपनी सुविधा की अंडरस्टैंडिंग बनाई है उसको समझना होगा। हम चोट पहुंचाकर, हम चोट पहुंचाने की जो हमारी प्रवृत्ति है उससे अपने को बचाना होगा। और इसमें कई तरीके के मुश्किल सवाल हमारे सामने आ सकते हैं। एक और दूसरा, अभी हम, मेरे ख्याल से विषय थोड़ा लंबा है और मुझे लगता है कि इसे एक चर्चा के फॉर्म में हम ज्यादा रखेंगे। दूसरा जो मैं चैलेंज महसूस करता हूँ चोट पहुंचाने के थ्योरी में, हिंसा, क्योंकि मैं हिंसा ना करने का अर्थ ऐसा नहीं समझता हूँ कि हिंसा ना करने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी को मारे नहीं, फिजिकल असॉल्ट, क्योंकि हिंसा का मतलब केवल फिजिकल असॉल्ट यहाँ नहीं है। यहाँ फिजिकल असॉल्ट के अलावा यहाँ इसका मतलब मेंटल असॉल्ट, और अगर उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो इकोनॉमिक असॉल्ट भी है। हो सकता है मैं आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई फिजिकल असॉल्ट ना करूं, किसी तरह से शारीरिक चोट नहीं पहुंचाता हूं मैं, परंतु आपको आर्थिक रूप से एक ऐसा नुकसान पहुंचा देता हूं जिससे आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। तो बहुत बार हम अपने आसपास लोग देख रहे हैं कि जब उन्हें आर्थिक चोट पहुंचती है तो उनका जीवन भी खतरे में आ जाता है। बहुत हम फार्मर्स को देखते हैं, कितने फार्मर आए दिन सुसाइड कर लेते हैं, कितने व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, जब वो कर्ज से फंस जाते हैं, कर्ज के ट्रैप में फंस जाते हैं, तो इस आर्थिक नुकसान के कारण वो अपना जीवन खुद खत्म कर लेते हैं। तो मेरे विचार से ये भी हिंसा ही है। अगर हम किसी को आर्थिक रूप से, जानकर आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो वो भी वैसी ही हिंसा है। तो हिंसा को हमें सीमित रूप से शायद नहीं देखना होगा, हिंसा को व्यापक रूप से देखना होगा। हिंसा के तमाम पहलू समझने होंगे कि हिंसा क्या है। अब यहाँ दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या आज के समय में, जो आज का हमारा विषय है, क्या आज के समय में जब हम अपने आसपास हर ओर हिंसा देख रहे हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हो कि हम अपने चारों तरफ हिंसा हिंसा और हिंसा ही देख रहे हैं? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है सर। हम हर जगह अपने आसपास जहां भी देखें, हर कोई हर किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, फिजिकल असॉल्ट तक भी हो रहा है, महिलाओं के ऊपर रेप किए जाने की कोशिश की जा रही है, मर्डर किया जा रहा है, सड़क पे मामूली बातों पे विवाद होता है, लोग एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं, गोली चला देते हैं, मामूली मामूली बातों पर लोग एक दूसरे पर, मतलब बिना बात पर भी
जिसमें कोई बात नहीं होती बहुत बार, तो तब भी लोग एक दूसरे का, छोटे छोटे प्रॉपर्टी के विवाद हैं, परिवारों में विवाद चल रहे हैं, पीढ़ियों दर पीढ़ियों चले जा रहे हैं। आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना तो हम लोग एक दूसरे अपना हक समझते हैं। किसी को चोट पहुंचा देना, किसी को नुकसान कर देना हम लोगों को अपना अधिकार लगता है कि इसमें क्या बात है, मेरा फायदा है तो मैं, किसी का कुछ भी नुकसान होता रहे, मेरा फायदा है तो मैं क्यों ना करूं। तो आज के समय में हमारे लिए प्रश्न ये उठ गया है, हमारे सामने एक बहुत बड़ी विपत्ति के तौर पर मैं इसे देखूंगा कि अगर हम तथागत का ये प्रिंसिपल अपनाना चाहते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, कि फिजिकल असॉल्ट है उससे अपने को दूर रखेंगे, कोई हमें किसी प्रकार का दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, आपको शाब्दिक चोट पहुंचा रहा है, आमतौर पर छोटी छोटी बातों में लोग गाली गलौज करने लगते हैं। हम किसी, आप मेरी बात से सहमत नहीं है, आप मुझे जो भी उल्टा छुल्टा, अगर हम इस डिस्कशन को भी शायद पब्लिक फोरम में शेयर करें तो भी लोग इस पर भी आपत्ति उठाना शुरू कर देंगे और उल्टा सीधा कुछ भी कहना। ट्रोलिंग जो आज के समय में एक बहुत बड़ा फिनोमिना हो गया है, आप कुछ भी करिए लोग आपको गालियां देना शुरू कर देंगे। बड़े बड़े जो अच्छे लोग हैं, अच्छे पत्रकार हैं, अच्छी चीजें करते हैं, उनको भी, इवन हमारे दीप कोचिंग को भी लोगों ने ट्रोल किया। आप लोगों को मैं ये सूचित करूं, कुछ लोगों ने ये इस तरीके से ट्रोल करने की कोशिश की कि इनको तो सब कुछ फ्री में मिलता रहता है, फ्री में खाने की आदत है। ऐसे भी मैसेज हमारे जो दीप कोचिंग की वेबसाइट है उस पर इस तरीके के मैसेज आए हुए हैं। तो लोग किसी ना किसी बात को किसी ना किसी तरीके से आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं, और शायद कुछ लोगों को दूसरे को चोट पहुंचाने में आनंद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे समय में जब बहुत ऐसे लोग हो गए हैं जिन्हें दूसरे को चोट पहुंचाने में आनंद की प्राप्ति होती है, कैसे पालन किया जाए इस पंचशील के मार्ग का, ये हमारे लिए एक $1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है। अब आप में से आपको लगता है कि क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? मेरा अपना विचार है, मेरा अपना सुझाव है कि निश्चित रूप से ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसे समय में जब आप अहिंसा की बात करते हैं, मतलब हिंसा ना करने की बात करते हैं, आप किसी को चोट ना पहुंचाने की बात करते हैं, ऐसे समय में दूसरा व्यक्ति यदि आपके सामने तीर तलवार लेके, अपना हथियार लेके खड़ा हुआ है, चोट पहुंचाने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? सर, विनम्रता जो पंचशील के सिद्धांत है, बड़ी बंधुता के साथ हमें उनका सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हथियार इसलिए लेके आ रहे हैं हमारे ऊपर क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव में ऐसा कर रहे हैं। सत्य का जो मार्ग है उससे वो परिचित नहीं है, और अगर हम उनको विनम्रता से अगर समझाएंगे तो हो सकता है कि उनके विचार बदलें, और वो बदले भी हैं। एग्जाम्पल, हुंगलीमाल डाकू की कहानी बुद्ध के रूप में आपने सभी ने सुनी है, वो यहीं पे एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट होता प्रॉपरली। मैं इस चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखूं कि, हाँ बोलिए। इतना व्यवहारिक तो क्षणिक नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई आपके सामने ऐसे खड़ा है, मारने पे उतारू है, तो वो आपकी बात को सुनेगा तो नहीं, इतना शांत तो नहीं रह के सुनेगा, चलो आप बोलो मैं सुन लेता हूँ उसके बाद डिसीजन करूंगा। क्योंकि उसके एक्टिविटी से आपके अंदर भी रिएक्शन जागने लगता है कि यार बस अब बहुत हो गया, मुझे भी इसी भाषा में इनको जवाब देना होगा जो इस भाषा को समझते हैं। तो वहाँ पे बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्विक डिसीजन आपको लेना होता है, अन्यथा आप उस समझाने के लायक भी नहीं बचेंगे, क्योंकि वो तो आपसे हिंसा करने के लिए उतारू है। तो वहाँ बहुत मुश्किल है सर। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर हम विनम्रता का परिचय देंगे तो वो विनम्रता हमारे लिए विपरीत जा सकती है। इसको समझने के लिए हमें एक बात समझनी चाहिए कि हम एक बात समझें कि यदि हम एक किसी पागल के साथ हैं, ठीक है, जिसको उस बात का बोध नहीं है, पागल क्या होता है, तो पागल भी हमारे जैसा एक इंसान होता है, परंतु वो बोध में नहीं होता और उसका बोध विपरीत चला जाता है, वो नहीं जानता है, वो लोगों को ईंट पत्थर मारता है, गाली गलौज करता है, चोट पहुंचाने की कोशिश करता है।
तो वो क्यों करता है ऐसा? क्योंकि उसे बोध नहीं है, वो नहीं जानता है कि वो क्या कर रहा है। तो सबसे पहली बात मैं जैसा समझता हूं कि सबसे पहला तो हमें ये समझना होगा कि जब हम ऐसी परिस्थिति में हैं, ऐसी चीज में समझाएं, तो हमें ये समझना होगा कि हम एक ऐसे अबोध अबोध तो नहीं है, अबोध का मतलब कुछ और होता है, अबोध का मतलब होता है छोटा बच्चा जिसको कोई बोध नहीं होता, परंतु जैसे जो पागल होता है, ठीक है, तो वो मतलब उसके लिए शायद अभी मेरे को उपयुक्त शब्द याद नहीं आ रहा है, पागल शब्द एक अच्छा शब्द नहीं है, फिर भी मैं इसी शब्द का इस्तेमाल करूंगा कि यदि हम ऐसी परिस्थिति में हैं तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि ये लोग जो है, जो ये चोट पहुंचाने या हिंसा पहुंचाने की बात कर रहे हैं, इनको बोध नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, कितना बड़ा वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं, इस बात का उनको एहसास भी नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात तो उनके इस अबोधता का की समझ होनी चाहिए, उनके इस पागलपन को समझना चाहिए, और ये बात समझनी चाहिए कि हमें पागल के साथ पागल नहीं बनना है। सामने हमारे कोई पागल है तो हम ऐसा नहीं कि पागल कोई आ जाता है, वो ईंट फेंक रहा है तो हम भी ईंट फेंकने लगते हैं, है ना। परंतु ऐसा भी नहीं कि वो ईंट फेंक रहा है तो हम उसके सामने खड़े हो जाते हैं कि चलो भाई तुम पागल हो और हम तुमसे बहुत प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने पागलपन को छोड़ दो। वो अपने पागलपन को नहीं छोड़ेगा। तो हमें यहाँ दूसरी चीज, अपने आप को बचाना भी उतना ही आवश्यक है, और उस बचाने की प्रक्रिया में यदि आपको एक मिनिमम डेटरेंस की आवश्यकता हो तो मेरी समझ से उसको किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। क्योंकि आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको अपने जीवन को, अपने ऊपर हिंसा किए जाने से बचने का एक प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। कोई भी यदि आपके ऊपर किसी भी कारण, अपने पागलपन के कारण, अपने लालच के कारण, किसी भी कारण यदि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका पूरा अधिकार है कि कम से कम आप अपने को बचाएं। आप पलट के उसे नुकसान पहुंचाएं ये अधिकार आपको नहीं है, परंतु अपने को बचाने का, और उस बचाने में एक सीमित रूप से उसको अगर आप नुकसान पहुंचाकर उसकी आवश्यकता है तो वो भी करना, अगर अनिवार्य है तो आपको करना चाहिए। मेरी मेरी समझ ऐसा मुझे समझाती है कि पागलपन से सबसे पहले हमें इन पागलों से बचना होगा, ठीक है। उन पागलों को ऐसी परिस्थिति में ना फंसे कि हम पागल के सामने जाके खड़े हो जाए, पागल ईंट फेंक रहे हैं और हम उन ईंटों के सामने खड़े हो जाए, वो ईंट निश्चित रूप से हमें लगेंगी, हमें चोट पहुंचेगी। और शायद विनम्रता का मार्ग एक लंबा मार्ग है, हम धीरे धीरे उनको समझाएंगे, उनका इलाज कराएंगे, उनका इलाज होगा तो वो ठीक हो जाएंगे, पर इलाज एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा समय लगेगा, और ये समय मेरे ख्याल से कई सालों का है, थोड़ा बहुत नहीं है, क्योंकि ये बुरी आदत लंबे समय में लगती है तो छूटती भी लंबे ही समय में है। तो ऐसे पागलों से हमें बचना है, मेरी अपनी समझ ये कहती है। अगर आज के समय में हमें इसका व्यवहार करना है, हिंसा ना करने का, तो पहली चीज हमें ये करनी चाहिए कि हमें ऐसे पागलों की, एक तो उनकी मानसिक स्थिति को समझना चाहिए, उनके ऊपर दया का भाव रखना चाहिए क्योंकि वो पागल है, और साथ साथ उन परिस्थितियों से अपने को बचाना चाहिए कि हम पागलपन के सामने ना पड़े, और उनके इलाज के लिए जो धीरे धीरे होने वाला इलाज है, जिसकी बात रविंद्र ने करी कि विनम्रता से एक एक तरीके से उन तक अपनी बात को पहुंचाएं बिना खुद को चोट खाए, तो वो करें। और एक और तरीका मुझे यहाँ दिखाई देता है इस पागलपन से बचने का, जो मुझे महत्वपूर्ण लगता है, वो हमें, अगर हम चीन की बात करें और चीनी उसकी सोसाइटी या जापानीज सोसाइटी में की बात करें, तो वहां पर इन सभी समाजों में जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, उन्होंने एक बहुत अच्छा तरीका अपनाया। जो भी जो जो कलाएं हैं, मतलब चाहे जूडो और तमाम तरीके के, जूडो, कराटे और तरीके के, उन्होंने जो ये चीज शुरू की, उनकी शुरुआत उन्होंने इसलिए नहीं की कि उन्हें किसी को नुकसान पहुंचाना है। जितने जो सेल्फ डिफेंस की आर्ट्स हैं, जो उनका डेवलपमेंट अधिकांशतः इन कलाओं का डेवलपमेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने किया।
तो अब बुद्धिस्ट मॉन्क्स हिंसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने इन कलाओं का विकास क्यों किया? उन्होंने इन कलाओं का विकास अपने सेल्फ डिफेंस में किया कि हम अपने आसपास पागल लोगों से तो घिरे हुए हैं, उस समय पागल लोग निश्चित रूप से रहे होंगे, और बुद्धिस्ट मॉन्क बुद्ध के मानने वाले हैं, वो हिंसा नहीं कर सकते हैं, परंतु उन्हें अपने बचाने का अधिकार है। तो उन्होंने अपने आप को शारीरिक रूप से इतना मजबूत किया कि हम पर अगर कोई हिंसा करेगा तो हम अपने को बचा सके। तो इस बात के महत्व को हमें समझना होगा कि आज के समय में भी हम अपने आप को अगर फिजिकली मजबूत करते हैं, किसी ऐसी कला को सीखते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सेल्फ डिफेंस इज नॉट अ क्राइम इन बुद्धिज्म, जैसी मेरी अपनी समझ मुझे आती है। और आज के समय, और शायद ये परिस्थिति हमेशा बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, बुद्धिज्म के मानने वालों को इसका सामना करना पड़ता रहा है। तो हमें अपने आप के लिए ये समझना होगा कि हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी को चाह कर चोट नहीं पहुंचानी है, चाह कर चोट नहीं पहुंचानी। यहाँ पर निश्चित रूप से ये बात है, परंतु अगर कोई हमें धकेलेगा तो हम अपने सेल्फ डिफेंस से परहेज नहीं करेंगे, और उस सेल्फ डिफेंस में यदि किसी को चोट पहुंचेगी तो हम उसके लिए वो जो है आप गलत नहीं है। बुद्ध के विचार में, बुद्धिज्म में वह गलत नहीं है, आप अपने सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं। साथ साथ आपको एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि जो ऐसे पागल हैं, ठीक है, उनके ऊपर अपनी उस विनम्रता का, उस दया भावना को का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसके प्रति, उस पागल के प्रति हम खुद पागल ना बन जाए। वो क्योंकि हमारे ऊपर ईंट फेंक रहा है, उसने हमारे ऊपर ईंट फेंक दी तो हमारे को उससे चोट लगी, हम उसके साथ पागल ना बन जाए। इस बात का भी हमें साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा, और अपना जो प्रेम, दया और करुणा का भाव है वो अपने भीतर जागृत, जगाए रखना होगा। तो ये मेरी समझ से एक तरीका हो सकता है जिससे हमारा जो ये मार्ग है, जिसको जो एक मतलब आज के समय में बहुत मुश्किल लग सकता है, इस मार्ग पर हम चलेंगे तो अपने आप को और अपने इस जो तथागत का मार्ग है इसको बचाए रखेंगे। अभी आज के लिए मेरे ख्याल से हम यहीं तक बात रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल, मुश्किल वो है, पर बहुत आवश्यक विषय है। और इस विषय को हम एक सेशन में ना खत्म करके 2 या 3 सेशन में खत्म करें तो मेरा विचार है कि अच्छा रहेगा, जिससे हम इसके और जो भी अलग अलग आयाम हैं, हम सबके मन में बहुत से सवाल होंगे, उन पर हम डिटेल में बातचीत कर सकें। मैं अपनी बात को अब यहीं रोकता हूं। यदि किसी का कोई सवाल हो तो वो अपने सवाल को पूछ सकता है, हम उस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। अगर किसी का सवाल है तो आप सर से पूछें। ओके, शायद किसी का सवाल नहीं है। मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा, बार बार हम सभी लोग इस बात का निवेदन करते हैं कि ये सशक्तिकरण संवाद होना चाहिए, ठीक है, स्पीच नहीं होनी चाहिए। ये सशक्तिकरण भाषण नहीं है कि एक व्यक्ति आए और अपनी बात को रखे और चला जाए, बाकी सभी लोग उस पर तालियां बजाएं। ये सशक्तिकरण भाषण ना बने, ये सशक्तिकरण संवाद बने। और संवाद कोई भी चीज तभी बन पाती है जब दो तरफा आदान प्रदान हो, कुछ कथन हो, उन कथन के पक्ष या विपक्ष दोनों तरह की बातें आए, तभी कोई भी बातचीत हो पाती है। एक तरफा बातचीत मोनोलॉग होती है या भाषण होती है। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने विचारों को जरूर संकलित करें। जहां आपको लगे कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, या यहाँ मुझे बात समझ नहीं आ रही, या यहाँ मैं असहमत हूँ, यहाँ मैं सहमत हूँ, तो अपनी बात जरूर रखें। धन्यवाद। थैंक यू दीपक, मैंने आपको बीच में काटा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं। बीरपाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपना विचार हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। वीरपाल सर।
हेलो हेलो। जी सर, आपको सुन पा रहे हैं हम। जय भीम साथियों। जय भीम सर। आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम में। इसमें जो अभी हमने सारी जो चर्चा सुनी वो बिल्कुल ही सटीक है। खालिस एक चीज का वो है कि जैसे कितनी क्वांटिटी, जैसे मतलब सेल्फ डिफेंस में हम जो भी कुछ करेंगे हिंसा, उसकी क्वांटिटी कितनी हो, वो एक बहुत ही आज के समय में बहुत ही एक कठिन प्रश्न हो गया है, क्योंकि उसमें ये पता चलना बड़ा मुश्किल होता है कि दूसरा आप पर कितनी वायलेंस कर रहा है और क्या वो एक बार वायलेंस करके चुप हो जाएगा, या उसका जो उद्देश्य है वो कहाँ तक पहुंचने का है। ये आज के समय में बड़ा मुश्किल है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जब शत्रु को देखते हो सामने, तो आपका बेसिक इंस्टिंक्ट ये होता है कि आप उसको उस जो आपके सामने जो दृश्य प्रस्तुत हो रहा है उससे छुटकारा पाने के लिए आप उसको पूर्णतः समाप्त कर दो, जो भी खतरा है समाप्त कर दो। और खतरा समाप्त करने में कई बार जो हम हिंसा जो दिखाते हैं वो हिंसा कई बार बड़ी क्रूर हो जाती है, जैसे किसी को हम मार भी सकते हैं। तो अब ये हिंसा कितनी हिंसा होगी, या जो बौद्ध धर्म के अनुसार या जो हम चर्चा कर रहे हैं उस समय उसका मतलब क्या हमने कुछ ज्यादा कर दिया या कुछ हमने अति कर दी, तो ये हर एक का वैसे एक इंडिविजुअल असेसमेंट हो सकता है। और ये बौद्ध धर्म के अनुसार कहाँ पर फिट होगा ये एक थोड़ा सा संशय का विषय हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ऐसा जब भी हम कोई ऐसी हिंसा भी करते हैं ना, तो बाद में हम स्वयं पछताते हैं कि हमारे हाथों फला आदमी या फला व्यक्ति या फला चीज का हमने ऐसा कर दिया जो खुद को बड़ा दुख होता है कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन परिस्थितिवश वहां पर जो हो गया तो उसमें एक गिल्ट, अपराध बोध की जो भावना हमारे अंदर आती है, तो उसको अभी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। वैसे तो आदमी के जो कर्म है वो पहले से ही ऐसे होने चाहिए कि उसमें गिल्ट की जगह ना हो किसी भी तरह की। हमने जो कुछ किया वो ठीक किया, परिस्थितिवश किया, तो उसमें फिर हमें उसमें गिल्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जहां पर गिल्ट आ जाता है तो फिर आप उसमें थोड़ा सा एक नेक्स्ट जो परिस्थिति आपके सामने कभी पेश होगी तो उसमें आप थोड़ा सा इनडिसिसिव हो जाएंगे, निर्णय लेने में आपको सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि अंदर से आपको लगेगा कि यार मैं अब क्या करूं क्या ना करूं। तो इसमें थोड़ा सा हमें एक क्या कहें, ये हमेशा एक प्रश्न बना ही रहेगा इस विषय पे। तो इस चीजों को हमें बड़ा ही एक माप तोल के चलना चाहिए कि यदि हमारी जिंदगी पे खतरा है तो खतरा को समाप्त करने के लिए यदि आप जो खतरा है उसको टोटली डेसिमेट कर देते हैं या उसको मार देते हैं, तो वो भी मेरे विचार में आपको मतलब गिल्ट नहीं आना चाहिए उस विषय पे वहां तक। तो बाकी तो ये सब विषय वाकई बहुत ही लंबा है और एक सेशन में 1 घंटे के सेशन में तो इसको वाकई खत्म नहीं होना चाहिए। और मैं बहुत दिनों बाद आपसे जुड़ रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी है आप सबसे बात करने में, सुनने में। थैंक यू। धन्यवाद सर। मंगेश जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, आप पूछे। सर ने कहा जो सेल्फ डिफेंस, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। मतलब हम भी देख पाते कि जो मतलब अगर हम हिरन की बात की जाए तो उस पर सिंह रहते, वो मतलब कह सकते हम एक ब्यूटीफुल दिखने के लिए, लेकिन वो एक नेचर की तरफ से दिया गया, उसको एक प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को सेल्फ डिफेंस करने के लिए। और गाय के बैल की बात करें वो भी उनको सिंह रहते। मतलब ये कह सकते कि हम प्रकृति ने हमें सेल्फ डिफेंस के लिए दिया है, मतलब उसमें कोई दो राय की बात नहीं, कुछ गलत बात नहीं। और मुझे लगता है सर ने जो कहा सेल्फ डिफेंस एक, और एक मुझे लगता है कि बैलेंस करना, मतलब ये भी एक हमें हिंसा से दूर रहने के लिए उपयुक्त हो सकता है। क्या सर मैं सही हूँ सर? मुझे इस पर कहना चाहूँ सर, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है कि बैलेंस, जैसे कि सेल्फ डिफेंस एक हो सकता है तो बैलेंस भी एक हो सकता है क्या? चीजों में बैलेंस बनाए रख, अगर मान लो हम एक नाव पे खड़े, मतलब छोटी नाव है, अगर कोई उस नाव के एक छोर पे जाकर खड़ा है, वो एक छोर पे जाकर खड़ा है तो वो डूब जाएगा।
तो हम उसे बैलेंस करने के लिए अगले खड़े पे जाना पड़ेगा, अगले छोर पे जाना पड़ेगा। मतलब उस तरह हमें चीजों को बैलेंस करना भी एक हिंसा न करने के लिए मतलब मददगार साबित हो सकता है, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू सर। धन्यवाद मंगेश जी। जैसा मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ कि हमें सेल्फ डिफेंस करना है, लेकिन उसमें बैलेंस और संतुलन कैसे बनाए रखें, प्रश्न आपका यही था? जी सर, उसी की तरह मतलब हम बैलेंस भी एक सेल्फ डिफेंस के तरीके से ले सकते हैं, मतलब है सर। जी सर, आप अगर प्रश्न को समझ पाए हैं तो कृपया आंसर दें। जी धन्यवाद दीपक। मुझे लगता है कि हमें जब सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो सेल्फ डिफेंस में जो हमारा पैमाना होना चाहिए वो बहुत साधारण है और उसमें कोई बहुत विशेष बैलेंस की जरूरत भी नहीं है। अगर हम एक पैमाना रखें, वो पैमाना हमारा हो प्रेम, करुणा और दया का। हम इस बात को समझकर सेल्फ डिफेंस अगर कर रहे हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है ये पागल है, इसको बोध नहीं है कि वो क्या कर रहा है, और हम अपने भीतर के प्रेम को, अपनी भीतर की करुणा को, दया को हम सेल्फ डिफेंस रखते हुए भी उस अपने शत्रु, क्योंकि शत्रु कुछ नहीं है, शत्रु के प्रति भी अगर हम प्रेम बनाए रखेंगे तो, और परंतु प्रेम बनाते हुए अपना सेल्फ डिफेंस भी मेंटेन करेंगे तो शायद हमें वो अपने आप वो लाइन हम ड्रॉ कर पाएंगे कि हम कितनी हिंसा को, क्योंकि इसमें कोई एक स्ट्रेट लाइन आंसर हो नहीं सकता कि हमें कितना मतलब जो सेल्फ डिफेंस में हम कितनी वापस चोट पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इसका एक शब्द का कोई उत्तर नहीं हो सकता। परंतु यदि हम अपने भीतर सामने वाले के प्रति प्रेम का भाव रखेंगे, करुणा का भाव रखेंगे, तब हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस बात को समझते हुए कि भाई ये पागल है। जैसे हमारे सामने हम सब ने ये परिस्थिति को कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर देखा होगा कि कोई पागल हमारे सामने आ जाता है, कुछ वो विचित्र चीजें करने की कोशिश करता है, आपको मार चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, आप अपने को बचाने के लिए उससे बचते भी हो, परंतु वापस जो भी समझदार आदमी होते हैं, कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं कि वो उनके पागलपन में चले जाते हैं, पर कोई भी जो समझदार आदमी होगा, सामान्य आदमी होगा, वो वापस पागल पर हिंसा करने की कोशिश नहीं करेगा जस्ट क्योंकि उसने हिंसा की। तो हमें बस ये ध्यान रखना है, हमें समझना है कि भाई ये आदमी पागल है। अगर ये पागल है तो ठीक है, इसे बोध नहीं है, ठीक है, हो जाएगा किसी समय, हम उसके ऊपर अपना दया का भाव रखें। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि प्रेम, करुणा और दया का पैमाना हमारे लिए सफिशिएंट है। जी धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद सर, आपने समझाया। एक मेरे मन में ये प्रश्न ही समझिए या जो भी, कि हम जो अभिवादन करते हैं जय भीम नमो बुद्धाय का, तो क्या ये शब्द का ही प्रयोग करना आवश्यक है, या क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे विभिन्न तरह के लोग हैं, तो कोई भी शब्दों का प्रयोग करके अभिवादन प्रारंभ कर सकते हैं। मैं सहमत हूं तो आपसे पूरी तरीके से, और हमारे को सभी अभिवादनों को सेक्युलर तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि हम अलग अलग विचार के, और कुछ लोगों शायद अपने धार्मिक विचारों के कारण, तो हमें सभी अभिवादनों को स्वीकार करना चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे अभिवादन में इस्तेमाल करना चाह रहा है तो हमारे को उसे खुले मन से पूरे स्वीकार करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और हम सब जैसा भी चाहे अभिवादन, इंग्लिश, हिंदी, जिस भाषा में चाहे करें। जी जी, ये मेरे मन में प्रश्न था, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। तो एक हमारे साथ भारती जी जुड़ी हुई है, काफी अपनी अभिव्यक्तियों को रखती है, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, वो बिल्कुल शांत रहते हैं। तो यहाँ हमारा संवाद चलता है, तो हम लोग अपने विचारों को यहाँ पे रखें। तो आप सब लोग हम चाहेंगे कि आप सब लोग अपना विचार रखें, लेकिन अभी हमारा समय समाप्ति से आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग, अगर किसी का प्रश्न ना हो तो यहाँ पे स्थगित किया जाए आज का कार्यक्रम। किसी का प्रश्न हो तो आप लोग पूछे शीघ्र, अन्यथा हम लोग इसको स्थगित करें। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहता था
ये जो अपने जो जी सशक्तिकरण का संवाद का जो वो है, ये हमारा रिकॉर्डिंग डॉक्टर साहब होता है उस पे यूट्यूब चैनल पे? रिकॉर्ड तो होता है सर, कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, कुछ रह जाता है, जब याद आ जाता है तब तक। आज का वैसे कुछ सेशन हमने रिकॉर्ड किया है। ओके ओके, तो अपना वो यूट्यूब चैनल का एड्रेस ना, वो कहीं हाँ पर हम देते रहें इस पे थोड़ा सा, और मुझे ठीक तो है। प्लीज व्हाट्सअप कर दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें सर एक मतलब जो चीज है वो करने की, क्योंकि आपने ये विषय उठाया है कि हमें इसे एडिट करना होगा, क्योंकि ये रॉ वो होता है, इसमें हाँ हाँ तरह हाँ तरह हाँ। की बातचीत होती है, तो अपलोड करने में उसे एडिट, अगर हमारे साथी कोई एडिटिंग में इसमें सहयोग कर सके तो वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बड़ा काम है, उसमें थोड़ा समय लगता है कि हमें जहाँ अननेसेसरीली चीजें होती हैं या अवॉइडेबल होती हैं उनको हटा दिया जाए। अच्छा, हाँ ये भी तो सही है। हम इसमें तो किसी जो थोड़ा सॉफ्टवेयर को जानता हो वो कर पाएगा जानता हेल्प। वो कर पाए। जी सर, अगर आप कहें तो आज का संवाद यहाँ दीपक स्थगित सर, किया जाए। जी रविंद्र जी, आप जी बात करें। थैंक यू सर। आज की मतलब सशक्तिकरण संवाद में तो बहुत ही मतलब गहनता के साथ इंफॉर्मेशन दी है सर ने और वीरपाल सर ने भी, सभी ने। और जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट की संख्या बहुत है, और मेरी जो जहां तक समझ है तो हमें स्टूडेंट का वो लेना चाहिए रिव्यू, क्योंकि ये रिलेटेड टोटली जो टॉपिक आज रहा है कहीं ना कहीं पेपर 3, पेपर 2 और पेपर 1 इंडियन सोसाइटी का जो पेपर है, पेपर 4 से रिलेटेड है। तो वो स्टूडेंट जितने भी हम यहाँ जुड़े हुए हैं उनसे एक रिव्यू लो कि इस पेपर को, आज के सशक्तिकरण संवाद को अपने अनुसार वो किस किस पेपर में रिलेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ सर ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की है जो आर्टिकल 48A कहता है। आर्टिकल 21 जो जीवन जीने की प्रक्रिया उस पर भी डिपेंड करता है। और जो अभी सर ने बात की थी, जैसे आपने क्वेश्चन उठाया था कि हम अपने संवाद किसी भी उसमें रख सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 25-28 टू रिलेटेड है। तो हमें ऐसा इस जो सशक्तिकरण संवाद को इससे कोरिलेट करना अपने पेपर से। और ये बहुत ही अच्छा, मतलब आप इस तरह की देखो सर ने कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन 1 घंटे में बहुत सारे पेपर से, हमारे चारों पेपर से लिंकेड कर दी है। अगर हम इस अपने एजुकेशन पॉइंट से भी देखें, जितने भी छात्र हैं, तो हम बहुत अच्छे से अपने आप में एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, मेरी समझ है ये। बाकी तो सर का सुपर है। थैंक यू सर। सच में आपने बोला कि इसको हम लोग पेपर के साथ लिंक्ड करके देखेंगे, लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत समझ है, मैं कुछ दिनों तक यही सोचता रहा। लेकिन उसके बाद हमने सोचा कि ये हमारे जो लिखित परीक्षा होती है या जॉब के लिए परीक्षा होती है उससे कहीं ऊपर का संवाद है ये। क्योंकि हम अगर केवल इसे परीक्षा के मद्देनजर देखेंगे तो हमारा परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद इस तरह के संवाद और इस तरह की प्रक्रियाओं में शायद जुड़े न रहे, क्योंकि हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। और इस संवाद का मुझे लगता है कि जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये सशक्तिकरण संवाद हमें सिखाता है। और निश्चित तौर पे आपका जो सजेशन दिया वो सराहनीय है। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, नहीं मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा था दीपक, आपने बहुत अच्छे से इस बात को रखा कि ये जो फिलॉसफी है ये हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, और जीवन एक एग्जाम, एक नौकरी, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन भी क्या, हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं, सामूहिक जीवन जो शायद सैकड़ों सालों, हजारों सालों तक चलने वाला है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए आवश्यक है। तो आज का सशक्तिकरण संवाद को स्थगित करने के लिए इजाजत चाहेंगे सर, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जी सभी थैंक यू सर, थैंक यू। आप सबने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, नमो नमो बुद्धाय। बुद्धाय।